Today's topic again is NMR spectroscopy. In this today's session, we are deals with the experimental method, which type of information is provided by the spectrum, what is the meaning of equivalent and non-equivalent protons, and what is the meaning of chemical shift. So, students, in previous lectures we studied the basic information of the NMR spectroscopy definitions, the factors responsible for the NMR spectroscopy. आज जो डिस्कस करने वाले आज है सबसे पहले द एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखने वाले हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एनएमआर इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर क्या यूज होता है वो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, in 1945 the Porcel and Bloch, who developed the independently various method for the studying the NMR spectroscopy. इन्होंने सबसे पहले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो था उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था। इन दिस इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता था तो देखेंगे। यहाँ पर चार मेन पार्ट्स होते थे इंस्ट्रूमेंट में। वन इज द पावरफुल मैग्नेट, ओके, दिस इज द पावरफुल मैग्नेट, both are the powerful magnet, that is external magnetic field. Then sweep generator, this one is the sweep generator, and radio frequency oscillators. और एक था रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर्स, दैट मीन्स ये यहाँ पर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है, एम्पलीफायर, एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स, ये होता था रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स। तो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम जो होते थे, सिग्नल जो होते थे वो डिटेक्ट करना पड़ता था, और फिर यहाँ पर बाय यूजिंग ऑक्सीलोस्कोप या रिकॉर्डर से यहाँ पर आपको सिग्नल्स मिलते थे। तो ये था बेसिक दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनएमआर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर मैग्नेट का कौन सा काम होता था, तो ये जो पावरफुल मैग्नेट जो है, इट प्रोड्यूसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर ऑफ अबाउट द 14,000 Bosch is generally used. The homogeneity is essential because the chemical shift is proportional to the applied magnetic field. What is the meaning of chemical shift? तो देखेंगे। स्विप जनरेटर ये क्या काम करता था, इट इज यूज टू सप्लाई डीसी करंट टू अ सेकेंडरी स्मॉल मैग्नेट, ओके, ये सेकेंडरी स्मॉल मैग्नेट होता था। इट ऑल्सो हेल्प टू वेरी द अप्लाइड फील्ड ओवर द स्मॉल रेंज, दैट इज 5 to 10 मिलीवॉट्स पर मीटर। एंड एक लास्ट वन होता था, दैट इज अ रिकॉर्डर। द रिकॉर्डर इज यूज टू डिटेक्ट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब एट अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये तो ये बेसिक डायग्राम के बाद यहाँ पर आपको जो भी रिकॉर्ड्स मिलता था, जो भी आपको रीडिंग्स मिलते थे, उसका क्या करते थे। तो नेक्स्ट वी विल सी द विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ सिग्नल। तो सबसे पहले नंबर 1, द नंबर ऑफ सिग्नल्स। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ व्हाट सिग्नल्स। This gives the information regarding how many different types of, remember one thing, how many different kinds of the proton is present in the molecule, okay, this one. Second one, the position of the signals. The position of the signals gives the information regarding the electronic environment of each kind of proton. ये क्या होता है तो अभी देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक environment of each kind of proton, okay. Third one, the intensities of the signal. Intensities of the what signal. These intensities of the signal gives the relative number of
gives the information of what? The relative number of proton in a different set, in different sets. And last is fourth number, sir, the splitting of a signal. The splitting of the signals ये देता है environment of a proton with respect to other, that is a nearby, उसके बाजू में जो प्रोटॉन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था. Environment of a proton with respect to other. That is a nearby proton. इसका मीनिंग देखो क्या होता है. अभी ये यहाँ पर इस तरह को सिग्नल मिल गए तो स्पेक्ट्रम किस टाइप से मिलता है, तो यहाँ पर देखो स्पेक्ट्रम जो है वो इस टाइप से मिलता है. तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सिग्नल जो है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम जो है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के लाइन. तो ये गिव्स द इंफॉर्मेशन कि कितने टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में. उसके बाद पोजीशन, ये देखो दिस वन इज प्रेजेंट इन द बिटवीन द 4.0 to 3.0 के बीच में प्रेजेंट है ये वाला. तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्हाट, कि इनका एनवायरनमेंट कैसा है ये वाले प्रोटॉन के कंपैरिजन में. ओके, इनके कंपैरिजन में. उसके बाद इंटेंसिटी, बी वाला पिक देखो काफ़ी हायर रेंज पर है, ए वाला पिक देखो लोअर रेंज पर है. तो दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्हाट, द इंटेंसिटी व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन एट डिफरेंट सेट, यानी अलग अलग सेट में क्या रहेंगे वो. उसके बाद देखो ये सिग्नल जो है ये स्प्लिट हो रहे हैं, ऐसे सिंगल लाइन नहीं है, देखो स्प्लिट हो रही है इस टाइप से, फिर दो, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा हो गया. स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग जो है वो बताता है कि विद इन द स्ट्रक्चर, विद इन वन मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन है, नियर बाय प्रोटॉन, उसका अफेक्ट क्या होता है वो. तो ये इस टाइप के आपको स्पेक्ट्रम मिलता है. ठीक है, बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए सेट कैसे फाइंड आउट करना पड़ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन. तो यहाँ पर देखो. ओके, नाउ सी फॉर एग्जांपल, सपोज CH3 CH3. ओके, ये एक एग्जांपल है मेरे पास. दूसरा एग्जांपल है मेरे पास Cl CH2 CH2 Br. ये दूसरा एग्जांपल. अभी यहाँ पर देखो, अगर सपोज देखो इक्विवेलेंट प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है. तो देखो अगर सपोज मैं इस वाले कार्बन को अगर छुपाता हूँ, ओके, तो अगर मैं ये जो 3 हाइड्रोजन है, 3 जो हाइड्रोजन है, इसके बारे में अगर मैं सोचता हूँ, तो इस 3 हाइड्रोजन को अटैच कौन है, ये कार्बन है. क्लियर है, कार्बन है. बट ये जो है CH3 ग्रुप, इसके एंटायर बाजू में कौन है, ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है. ये कौन सा है, ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है. दैट मीन्स इसे CH3 के बाजू में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है. और अगर सपोज इस कार्बन की अगर बात करते तो इसके बाजू में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है. दैट मीन्स ये दोनों भी जो प्रोटॉन है ये आइडेंटिकल है, सेम ही एनवायरनमेंट में है. क्लियर, वो कैसा है, सेम ही एनवायरनमेंट में है. तो सच टाइप ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन. इनको क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट प्रोटॉन. जो प्रोटॉन दोनों भी जगह यानी सेम एनवायरनमेंट में होते हैं उनको बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोला जाता है उनको. ठीक है, इनका जो एब्जॉर्प्शन वाला जो पीक होता है काफ़ी लो होता है. ओके, एब्जॉर्प्शन पीक लो होता है, इनका एब्जॉर्प्शन पीक जो होता है लो होता है. ओके, नाउ यहाँ पर आपको कितने सिग्नल्स मिलेंगे, कितने सेट्स मिलेंगे. तो यहाँ पर देखो इस वाले ये वाला जो सेट है इसको मैं बोलूँगा ए, और ये भी CH3 है तो ये भी बोथ आर सेम ही सेट है. तो यहाँ पर आपको एक ही सेट मिलेगा. क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक ही सेट मिलेगा. सो दैट आपको ओके, सो दैट आपको जो सिग्नल मिलने वाला है, ठीक है, वो एक ही टाइप का रहेगा. तो दैट मीन्स सपोज इस टाइप से एक ही सेट मिलेगा. ओके, ये अगर सपोज ओके, अगर सपोज जो दूसरा वाला जो एग्जांपल है, दूसरे वाले एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन को अटैच है, ओके, ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन को अटैच है,
इस कार्बन के बाजू में देखो एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है, ओके, और यहाँ पर कौन अटैच है, CH2Br ग्रुप अटैच है। तो इसको अगर मैं सेट नंबर ए, अभी अभी मैं इस हाइड्रोजन के यहाँ से सोचते, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास अगर देखूंगा तो यहाँ पर एक ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर इस कार्बन के बाजू में CH2Cl ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स दोनों भी ग्रुप जो है वो अलग अलग है, तो सो दैट ये नॉन इक्विवेलेंट रहेगा। ये कैसे रहेगा, नॉन इक्विवेलेंट। तो इनके अलग सिग्नल्स मिलते हैं, ये जो होते हैं नॉन इक्विवेलेंट, ओके। तो यहाँ पर दे आर शो द सेपरेट सिग्नल्स एंड दिस प्रोटॉन्स इज आल्सो नोन एज डायस्टेरियोट्रॉपिक। इनको जो बोला जाता है, इनको बोला जाता है डायस्टेरियोट्रॉपिक बोला जाता है, और इनका जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है ये हायर केस में होता है, ओके। कैसे होता है, ये हायर केस में होता है। तो यहाँ पर आपको दो सेट्स मिलेंगे, कितने सेट्स मिलेंगे, तो ध्यान में रखो यहाँ पर दो सेट्स, कैसे, ए एंड बी, टू सेट्स। और एग्जाम्पल देखते हैं अभी। देखो देखो एक दूसरा एग्जाम्पल, क्लोरीन CH2 क्लोरीन, ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, ओके। देखो यहाँ पर मैं बात करूँगा ये वाले कार्बन, बिकॉज जिस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, बिकॉज NMR में आपको प्रोटॉन के बारे में ही डिस्कस करना है, तो फिर जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच है वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाले कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको मैं नंबर 1 बोलता हूँ और इसको नंबर 2 बोलता हूँ। तो देखो इस कार्बन के एक साइड में क्लोरीन ग्रुप अटैच है और एक CH2Cl ग्रुप अटैच है, ओके ना। सेकंड कार्बन की तरफ मैं बात करता हूँ तो सेकंड कार्बन के पास भी देखो एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है और दूसरा CH2Cl ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स दोनों भी कार्बन का एनवायरनमेंट सेम ही है, दोनों भी कार्बन का एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है। तो दोनों का भी जो सेट रहेगा वो एक ही सेट रहेगा, ओनली वन सेट। बट अगर मैं सेकंड वाले एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ तो देखो इसको मैं नंबर 1 बोलता हूँ, इसको नंबर 2 बोलता हूँ, इसको नंबर 3 बोलता हूँ। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है इसके बाजू में CH2 ग्रुप अटैच है और CH2 CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको भी CH2 CH3 ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स 1 एंड 3, कार्बन नंबर 1 एंड 3 ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन शो करेंगे। बट अगर मैं सेकंड कार्बन की अगर बात करता हूँ तो सेकंड कार्बन देखो उसके बाजू में CH3 ग्रुप अटैच है, राइट हैंड साइड में भी CH3 ग्रुप अटैच है। तो सो दैट ये वाला कार्बन जो है इसके जो हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन जो है, इट इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू 1 एंड 2। इसलिए 1 एंड 2 जो है वो नॉन इक्विवेलेंट रहेंगे, साइमल्टेनियसली 2 एंड 3 जो है वो भी नॉन इक्विवेलेंट रहेंगे। तो इसलिए आपको ये जो है 1 एंड 3 ए, ये वाला भी ए रहेगा, बट आपका CH2 कैसा रहेगा, बी। तो यहाँ पर आपको कितने सेट्स मिलेंगे, 2 सेट्स मिलेंगे। कितने सेट्स मिलेंगे यहाँ पर, 2 सेट्स मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पर 1 2 3 4। इस केस में देखो फर्स्ट वाला कार्बन जो है उसके बाजू में CH2O CH2 CH3 ग्रुप अटैच है। फोर्थ वाला जो कार्बन है उसके पास भी CH2O CH2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स 1 एंड 4 दोनों भी इक्वली है, सेम एनवायरनमेंट में है, तो हो जाएंगे इक्विवेलेंट। ये कैसे बनेंगे आपके इक्विवेलेंट, तो इनका एक सेट बनेगा ए एंड ई, ओके, ए, एक सेट बन गया ए का। दूसरा देखो CH2, इसके बाजू में ऑक्सीजन है और CH3 ग्रुप है, तो 1 एंड 2 इक्विवेलेंट नहीं है। थर्ड वन CH कार्बन, इसके बाजू में भी CH3 ग्रुप है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो ये 3 एंड 4 इक्विवेलेंट नहीं। बट 2 एंड 3 दोनों भी देखो सेम एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है। सेकंड नंबर का कार्बन और थर्ड नंबर का कार्बन एक ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो सो दैट 2 एंड 3 जो है, 2 एंड 3 वाला जो है उनका एक सेट बनेगा इक्विवेलेंट, ओके, इस टाइप से। तो ये जो हो गया, ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में। ये कैसे हो गया, इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में। अभी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के एग्जांपल्स देखते हैं कौन से होते हैं। तो
ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर CH3 CH2Cl CH2, ठीक है। यहाँ पर इसके पास भी प्रोटॉन है, तो ये भी कार्बन डिस्कस करेंगे, ये भी कार्बन डिस्कस करेंगे, ये वाला भी कार्बन डिस्कस करेंगे। नंबर देते हैं 1 2 3। देखो फर्स्ट वाला कार्बन जो है इसके बाजू में CH2Cl CH2Cl प्रेजेंट है, तो ये अलग कंडीशन पर है। बट थर्ड वाला कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड वाले कार्बन के पास देखो Cl है एक साइड में अटैच और उसके बाजू में CH2Cl CH3 ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड ये नॉन इक्विवेलेंट है। ओके, ये दोनों भी सेम एनवायरनमेंट में नहीं है, तो सो दैट ए को नंबर 1 को दूंगा मैं नंबर ए। उसके बाद फर्स्ट एंड 2 के बीच में कुछ रिलेशन होता है क्या, वो सेम दिख रहे हैं क्या? देखो तो यहाँ पर CH3 के बाजू में CH2Cl है, बट इस कार्बन के आजू बाजू में देखो CH3 एंड CH2Cl और एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है। ऐसे कहीं पर भी कंडीशंस नहीं है, तो सो दैट 1 एंड 2 ये भी अलग है। तो यहाँ पर देखो आपकी तीनों की तीनों जो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का जो सेट है, इट इज़ अ डिफरेंट इन एनवायरनमेंट, सो दैट यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 सेट्स। सभी प्रोटॉन्स देखो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में है। ओके, इनको बोला जाता है डाइस्टेरियोट्रॉपिक। ओके, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है CH3 कार्बन H डबल बॉन्ड। यहाँ पर इस केस में आपको लग रहा होगा कि ये दोनों कार्बन तो एक ही सेट में प्रेजेंट है, सेम कंडीशन में प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है, ये अलग प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला अलग प्लेन में प्रेजेंट है, तो सो दैट ये दोनों भी अलग हो गए, तो इसको मैं A एंड B दे देता हूँ। फिर ये CH3 कार्बन H, यहाँ का प्रोटॉन और यहाँ का प्रोटॉन, ये दोनों भी अलग अलग हैं। ओके, बिकॉज इसके पास CH3 के हाइड्रोजन से, बट यहाँ पर कार्बन के पास डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, तो सो दैट ये वाला भी अलग सेट्स बनेंगे आपके दो। तो यहाँ पर आपको कितने सेट्स मिले टोटल? 4 सेट्स। ठीक है, एनवायरनमेंट आजू बाजू का देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सेम है या नहीं होते हैं। ओके, जैसे अभी एक एग्जांपल देखो, मैं आपको बताता हूँ। सेम सेट यानी कैसा, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स यानी कैसे। सपोज ये हाइड्रोजन, ओके, इसके बाजू में A और एक B प्रेजेंट है, दूसरा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन के दोनों भी आजू बाजू देखो AB ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी दोनों के आजू बाजू में AB ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के आजू बाजू में। तो ये जो दोनों भी हाइड्रोजन जो है ना, ये सेम ही टाइप का सिग्नल लेंगे, इनका एक सेट बनेगा। ठीक है, सेम। बट अगर सपोज ये इस टाइप से है, तो देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के सराउंडिंग में एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो यहाँ पर आपको अलग सिग्नल। सो दिस इज द रिगार्डिंग व्हाट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ केमिकल शिफ्ट। ओके, केमिकल शिफ्ट यानी क्या होता है, तो वो देखने वाले हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है दैट इज अ डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आपने वहाँ पर प्रोटॉन को जो है वो क्लासीफाई किया था इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के इसमें। ठीक है, नाउ difference between the position of the absorption band, that is a signal for a given types of hydrogen atom, and the position of a peak is called a chemical shift। यानी क्या होता है, तो देखो ये वाला, इस वाले एग्जांपल में देखो ये जो जीरो वाला जो पॉइंट शो कर रहा है ना, ये होता है TMS, ये रेफरेंस के लिए यूज होता है। ये हमेशा NMR में एज अ रेफरेंस सॉल्वेंट करके यूज होता है। इसको बोला जाता है ट्राइमिथिलसिलेन। इसका सिग्नल हमेशा जीरो होता है, ये इनर्ट होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। यहाँ से आपकी स्केल जो होती है वो चालू होती है। जैसे अगर मैंने बोला कि ये स्केल है, ओके, और मुझे यहाँ पर आप मार्किंग स्टार्ट करनी है, तो मार्किंग स्टार्ट करने के लिए मुझे आइदर फ्रॉम दिस पॉइंट और दिस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इस पॉइंट को मैं 0 बोलूँगा, 1 बोलूँगा, 2 बोलूँगा, ये डिसाइड नहीं हो पाता, तो यहाँ पर मुझे रेफरेंस लगेगा। तो इस NMR स्केल में भी कैसा होता है, 0 कहाँ से स्टार्ट करेंगे,
वो पॉइंट मिलने के लिए यहाँ पर TMS ऐड करते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, सो दैट यहाँ से TMS जहाँ से चालू हो जाता है, जहाँ पर TMS का पिक मिलता है वो होता है 0। और विथ रिस्पेक्ट टू द 0 यहाँ पर देखो आपके प्रोटॉन्स के जो अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं, दिस इज द एट द डिफरेंट पोजिशन इज नोन एज अ केमिकल शिफ्ट। इसको क्या बोला जाता है? केमिकल शिफ्ट। द पोजिशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम, okay, absorption band with respect to the TMS is known as a chemical shift of that the hydrogen, okay। and unit जो यूज होता है chemical shift का, तो ये होता है ppm में, that is a parts per million, ppm। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट होंगे उसको बोला जाता है, that is a ppm। this is the chemical shift, okay, this is what chemical shift, this is a TMS, ये पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये हो गया केमिकल शिफ्ट। बिना ये जो केमिकल शिफ्ट जो होते हैं, इसके ऊपर इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन के साथ रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी घूमेंगे, तो उसके वजह से दो फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। कौन से होते थे? देखो, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा होता है डी शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट यानी कि व्हेन मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉज्ड टू द सर्कुलेट, यानी अभी तक आपने देखा है कि प्रोटॉन्स ही घूम रहे हैं, बट वी नो दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जैसे आप उस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, यानी इनका सर्कुलर मोशन इंक्रीज होता है। और ये सर्कुलर, ये घूमने की वजह से, इनकी स्पिनिंग की वजह से, यहाँ पर इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो फॉर्म होती है। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म होती है उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, तो देखिए, इफ द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट द प्रोटॉन जनरेट अ फील्ड इज अलाइंड इन अ सच ए वे दैट अपोजेस द मेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो देखो, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर आपका कंपाउंड है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहा है, ओके, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। इफ सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये इसको अपोज करेंगे, एंड ड्यू टू दिस अपोज, ओके, इस अपोज की वजह से यहाँ पर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है ना, इस प्रोटॉन को ये वाली फील्ड मिलती ही नहीं है। दैट मीन्स देयर इज द फील्ड एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन इज लेस। ये क्यों हो गया? ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड बाय व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। ये एक शील्ड का जैसे काम कर रहा है, शील्ड यानी ढाल के जैसे काम करता है, ओके, ये अपोज कर रहा है आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को। इसकी वजह से आपको सिग्नल क्या मिलेंगे? कम मिल जाते हैं, और ये जब शील्ड करके काम करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट, ओके। शील्ड यानी छुप जाता है, प्रोटॉन छुप गया है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने वाले, उसकी वजह से। हिंस द प्रोटॉन इज नोन एज व्हाट? शील्डेड। प्रोटॉन को आप क्या बोलेंगे? शील्डेड प्रोटॉन बोलेंगे। तो वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे सिस्टम में, वो भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर सकते हैं, बट उनके मैग्नेटिक फील्ड आइदर अपोज कर सकती है या फिर अलाइंड हो सकती है, यानी अपोज भी कर सकती है या फिर एनफोर्स यानी वो अलो भी कर सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटॉन्स लोकेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, इफ द इंड्यूस फील्ड इज सॉरी, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो प्रोटॉन जो है ड्यू टू दिस शील्डिंग ये छुप गया है, और यहाँ पर छुपने के वजह से एक प्रॉब्लम क्या होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग प्रोटॉन को जो है, इट रिक्वायर्स द हायर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, आपको और ज़्यादा पावर देना पड़ेगा इसे शील्ड को क्रॉस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए शील्डेड वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा फील्ड लगती है, वहेराज जो डी शील्डेड होते हैं, डी शील्डेड यानी सपोज पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रहा है, बट दिस अलोज दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फॉर्म होगी, तो ये भी एक है, तो यहाँ पर आपको लेस
जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर अभी ध्यान में रखना, ऑब्जर्व द एब्जॉर्प्शन। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, एब्जॉर्प्शन फील्ड जो होती है वो अप फील्ड करता है, यानी उसका इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है, वहेराज जो डी शील्डेड वाले होते हैं उनका पिक छोटा होता है। ओके, दिस इज द रिगार्डिंग व्हाट शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना। अभी यहाँ पर बहुत बार टर्म आया है टीएमएस। ये टीएमएस यानी क्या होता है? तो देखो, टीएमएस इट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस करके यूज़ करते हैं ट्राइमेथिलसिलिन को। और ये जो होता है टीएमएस, ओके, इसका ये केमिकली इनर्ट होता है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता है, ये इस टाइप से होता है CH3। ओके, अगर सपोज 0 to 14 वाली अगर स्केल यूज़ हो रहा होगा तो टीएमएस का जो सिग्नल होता है वो 0 फ्रीक्वेंसी शो करता है। उसके बाद ये इनर्ट होता है और ये किसी के साथ भी, किसी भी केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट ही नहीं होता है, सभी कंपाउंड इसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। एंड एक बार सोल्यूबल होने के बाद आप इस टीएमएस को इजीली उससे निकाल भी सकते हो। सो दैट जो टीएमएस होता है इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ रेफरेंस इन द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। So in this session we discussed that is what is the meaning of equivalent, non-equivalent proton, what is the meaning of a chemical shifts, which type of information is provided by a spectrum, and at the last we have discussed what is the meaning of a TMS, that is a trimethylsilane. Sorry, यहाँ पर trimethylsilane. Okay, so this is the regarding the NMR spectroscopy. In the next lecture we are deals with the scale and what is the meaning of factors which are affecting the chemical shift. Okay, so thank you. होप सभी लोगों को इतना पोर्शन समझ में आया होगा। कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू।